हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 166 कंप्लीट हो गया था। अब हम समझेंगे 166 ए और बी को। सेक्शन 166 में आउट ऑफ जुरिडिक्शन की बात आ रही थी। एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है ना कि पुलिस व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। जो अनदर की बात हमने समझ ली थी, तो वो तो हो गया। चलो स्टेट टू स्टेट या लोकल की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जी वो तो इंडिया से भाग गया, वो तो देश से ही भाग गया, तो अब कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 166 ये कह रहा है कि यहाँ पर समझ लो किस तरीके से होगा प्रोसीजर। लिखा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब जब बात हो आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन की, तो प्रोसीजर क्या होगा। बावजूद इसके कि चाहे हमने 166 में जो भी कुछ पढ़ा है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर ये एप्लीकेशन क्रिमिनल कोर्ट में लगाई जाती है कि ये जो एविडेंस है हमें आउट ऑफ इंडिया या इस प्लेस में मिल सकता है, देन इन दैट केस जो क्रिमिनल कोर्ट है वो क्या करेगी। फिर क्रिमिनल कोर्ट एक एप्लीकेशन कहे या एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेगी किसको, उस अथॉरिटी को या उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो कि वहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए ऑथोराइज है। और इन अदर वर्ड्स कि मतलब उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगी कि जो ऑथोराइज्ड है टू टेक दिस, और रिक्वेस्ट करेगा यहाँ का क्रिमिनल कोर्ट वहाँ पर उस अथॉरिटी को कि वो किसी ऐसे पर्सन को ओरली एग्जामिन करे जो कि एक्विंटेड है। किस चीज़ को जानता है, जो कि फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को लेकर के जिसको जानकारी है, क्या करे फिर उसको फिर उसको एग्जामिन करे, और एग्जामिन करने में जो स्टेटमेंट उससे मिले उसको रिकॉर्ड करे, और एनी पर्सन एंड सच पर्सन जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट या थिंग या आर्टिकल जो भी कुछ मिलता है उसको प्रोड्यूस करे जो उसके पोजीशन में है, एंड टू फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस सो टेकन और कलेक्टेड और दी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज को। ठीक है, कि क्या कहा मैंने, क्या कौन सी कॉपीज, ऑथेंटिकेटेड कॉपीज को उसी कोड को फॉरवर्ड कर दे जिसने रिक्वेस्ट भेजा था। यानी कि वहां पे वो सारा काम करे और वो क्या करे, सारी चीजों को क्या करे हमारे पास भेज दे, यानी इंडिया में भेज दे। सबसेक्शन 2 कह रहा है प्रॉपर चैनल के थ्रू। ये जो भी कुछ होगा प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा। वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा आउट ऑफ कंट्री, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया एम्बेसडर को, देन आउट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। इसका 3 कहता है अब चलो ठीक है, जो भी कुछ करा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, जो भी कुछ वहाँ से रिकवर होगा आउट ऑफ कंट्री से, वो एविडेंस माना जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, यही लिखा है। 3 सबसेक्शन है, दोनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ काम कर होगा किसके थ्रू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। अब इसका 166 बी कह रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाहर से इंडिया में आना, तो एज इट इज है, लेकिन वहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया अथॉरिटी का, है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जो ऑथोराइज है, तो वो करेगा आगे सारा। अब यहाँ पे किसको भेजेगा, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है बाहर से, तो इसमें लिखा है, देखिए इसमें पहले में लिखा आउट ऑफ इंडिया की किसी कंट्री से या किसी प्लेस से, या इन्वेस्टिगेशन जो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उस कंट्री में किसी क्राइम से रिलेटेड किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए उस देश या उस प्लेस में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने के लिए सक्षम है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट यदि उचित समझे। ये क्या कहा मैंने, ये जो मैंने बात बोली, ये सारी बात ये बोली गई है कि यहाँ पर वो ही भेजेगा जो कॉम्पिटेंट है। किस चीज के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेशन किसी क्राइम की, वो सारी चीजों के लिए वो कॉम्पिटेंट है, तो वो इंडिया में क्या करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिक्वेस्ट भेजने के लिए सक्षम है, फिर क्या कहता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होने पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें एक वर्ड लिखा है
सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट थिंक्स फिट, यानी जैसा भी वो उचित समझे। फिर इसका क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, उसे MM या CGMM या MM या GM एज ही में अपॉइंट दिस बिहाफ। इज इट क्लियर? तो क्या है, उसको कर देगी उसके लिए अपॉइंट, और फिर क्या होगा, फिर फॉरवर्ड कर सकेगी, जो तब तक उस व्यक्ति को अपने समन समक्ष करेगा कोर्ट। तो उसकी स्टेटमेंट को फिर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट जो कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज है उसको क्या कराएगा, वो प्रोड्यूस कराएगा। तो याद यहाँ पर ये रखना है कि वो कौन से मजिस्ट्रेट को भेजेगी। लिखा है ना, CMM भी लिखा है, CGMM भी लिखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लिखा है। तो ये याद रखने वाली चीज है एग्जाम के लिए। अब इसका क्लॉज बी कह रहा है, तो सेंड द लेटर ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब वो किसको भेजा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करेगी ना, मजिस्ट्रेट थोड़े करेगा जाके। तो वो जो भी पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो ऐसे ही करेगा इन्वेस्टिगेशन जैसे सपोज वो इंडिया का ही कर रहा हो, मानो वो इंडिया में ही क्राइम हुआ है, एज इट इज उसको डील करेगा। ऐसे नहीं कि हमारा तो है नहीं हम क्यों करें, ऐसे नहीं, तरीके से किया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है, ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज जो हमने पढ़ ली, देयर ऑफ और द थिंग्स सो कलेक्टेड शैल बी, किसको भेजा जाएगा, शैल बी फॉरवर्ड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जिसने लेटर रिक्वेस्ट भेजा है, एज द केस में बी, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन द कोर्ट, जैसा भी उसे ठीक लगता है। ये आपका हो गया सेक्शन 166A और B। अब आता है इसमें जो एग्जाम के लिए पूछा जाएगा वो यही है कि ध्यान बस गवर्नमेंट का रखना है, और जब यहाँ पर आ रहा है तो गवर्नमेंट किसको सेंड करेगी वो, और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको सेंड किया जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है हमारा सेक्शन 167 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 167 और सेक्शन 57 को दोनों को साथ में ले ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को समझेंगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरे को समझेंगे तो वो समझ में आएगा, और दोनों का रेफरेंस देखिए चल रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है जी, देखो ऐसा है, जब बात हो 24 घंटे के प्रोसीजर को पूरा करने की, तो प्रोसीजर क्या होगा, मतलब 24 घंटे से ज्यादा आप रख नहीं सकते किसको, किसी को भी, मतलब प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो वो हम आगे समझ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से।